नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए सीडीपी की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बाल्यकाल होता है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक। नंबर बी ऑप्शंस, तीसरे वर्ष लेकर 6 वर्ष तक की आयु तक, छठे वर्ष से लेकर 12 की आयु तक, या दूसरे वर्ष लेकर 10 या 12 की आयु तक। कमेंट कीजिए साथियों। देखिए मैं आपके लिए समझाता हूँ। इसमें शैशवावस्था आपकी जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष के लिए होती है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों बाल्यावस्था। ठीक है। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष। ठीक है साथियों। फिर आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था। ठीक है साथियों। किशोरावस्था की जो आयु होती है वो 12 से 18 वर्ष की आयु तक होती है। फिर उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। कौन सा साथियों? प्रौढ़ावस्था। ठीक है। प्रौढ़ावस्था की उम्र होती है 18 से ऊपर। ठीक है साथियों। तो ये जो 4 अवस्थाएं थीं मैंने आपके लिए एक्सप्लेन की। तो एक बार मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए साथियों। क्या हो जाएगा? गुड। यानी 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु को हम बाल्यकाल कहते हैं। ठीक है साथियों। चलिए तो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? क्या 11 से 18 वर्ष, क्या 18 से 24 वर्ष, क्या जन्म से 6 वर्ष, या 9 से 12 वर्ष? बताइए साथियों। देखिए जो परिवर्ती बाल्यावस्था होती है इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि इस अवधि को परिपाक काल भी कहा जाता है। तो ये बाल्यावस्था की श्रेणी जो आती है वो साथियों 9 से 12 वर्ष की आयु तक आती है। ठीक है साथियों। विद एक्सप्लेन के साथ मैं हर क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बताऊंगा। आप मेरा साथ देते रहिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन। स्वकेंद्रित अवस्था होती है क्या जन्म से 2 वर्ष तक, क्या 3 से 6 वर्ष तक, क्या 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए साथियों। वेरी गुड। देखिए जन्म से 6 वर्ष तक की आयु को हम शैशवावस्था कहा जाता है। ठीक है साथियों। शैशवावस्था अंतिम चरण 36 वर्ष जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ऐसे बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। तो ऐसी अवस्था कौन सी होगी? 3 से 6 वर्ष तक की आयु की। ठीक है साथियों। चलिए तो अगला क्वेश्चन। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ये बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? बताइए साथियों। कमेंट कीजिए। गुड। यानी किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ठीक है साथियों। इसमें कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है साथियों। चलिए तो अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? क्या मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी ऑप्शन अनियमित विकास का नियम, सी ऑप्शन द्रुतगामी विकास का नियम, और कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम? कमेंट कीजिए साथियों। क्या हो जाएगा? देखिए साथियों, अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है।
शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। बाल्यावस्था में ये गति धीमी हो जाती है और पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर बढ़ता है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनियमित विकास का नियम आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये ऑप्शंस अलग अलग हुए सॉरी इसके लिए। अगला क्वेश्चन साथियों, मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, या शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सी ऑप्शंस संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, या मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। देखिए, शारीरिक विकास जो होता है पहले मानव विकास, फिर भाषागत विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास, ऐसी तरह चलता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहले शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास आता है, फिर संवेगात्मक विकास, फिर उसके बाद सामाजिक विकास आता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना टाइम लगता है, ये आपको बताना है। क्या 150 दिन, क्या 280 दिन, क्या 390 दिन या 640 दिन? कमेंट कीजिए साथियों। देखिए, जन्म से पूर्व की ये अवधि कहलाती है। ठीक है साथियों, जन्म से पूर्व की अवधि को 3 खंडों में बांटा जाता है। नंबर 1 आता है आपका पिंडावस्था। कौन सी साथियों? पिंडावस्था। फिर आती है भ्रूणावस्था। कौन सी साथियों? भ्रूणावस्था। फिर आती है आपकी ये डिंबावस्था। कौन सी साथियों? डिंबावस्था। ये 3 अवस्था हैं। इनको जन्म से पूर्व 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है साथियों, पहली ये, दूसरी, फिर तीसरी ये। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 280 दिन, यानी वी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार कितना होता है? क्या 6 पाउंड, क्या 7 पाउंड, क्या 8 पाउंड? अरे भैया, क्या 9 पाउंड? कमेंट कीजिए। वेरी गुड। देखिए, नवजात शिशु का भार लगभग 7.5 से लेकर 7.5 लेकर ये किलोग्राम में अगर बताएंगे तो 3.17 किलोग्राम। ठीक है, इतना होता है। और इनकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो ये 19.5 इंच होती है साथियों। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा जो होता है माँ के दूध पर निर्भर रहता है। फिलहाल 7 पाउंड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से। बताइए साथियों। देखिए, बालक पहले परिवार का सदस्य होता है। ठीक है, फिर वह विद्यालय जाता है, वहाँ कुछ सीखता है। फिर सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है साथियों, तो इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर सभी सही हो जाएंगे, यानी विकल्प डी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था क्या कहलाती है? क्या भैया गर्भावस्था, क्या शैशवावस्था, अरे किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था? ये जन्म के बाद की बात कर रहा है, तो उसे हमने अभी आपको बताया था। पहली अवस्था शैशवावस्था, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था होती है। हमसे कौन सी पूछी है? दूसरी प्रमुख अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, खिलौने की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? क्या पूर्व बाल्यावस्था को, क्या उत्तर बाल्यावस्था को, क्या शैशवावस्था को, क्या इनमें से सभी? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है।
ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, वह संधि काल में निम्न में से कौन वह अभिव्यक्ति नहीं है? प्रभुत्ता, सत्यता के विपरीत विरोध, अशांति, सी ऑप्शंस आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, डी ऑप्शंस सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठ रहकर खेलना अधिक पसंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए। देखिए, वया संधि क्या होती है? एक संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मिश्रित गुणों से बनता है। इस अवस्था में बालक अस्थिर, अशांत तथा विद्रोही स्वभाव का होता है। सक्रिय खेलों के साथ बैठकर खेलना बाल्यावस्था के प्रमुख गुण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? क्या परिवार, समवयस्क, समूह और टेलीविज़न, परिवार, समवयस्क, समूह और अध्यापक, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर? नंबर डी ऑप्शंस परिवार, खेल एवं पर्यटन। नहीं, टेलीविज़न क्या देता है आपका साथ? कंप्यूटर भी नहीं, पर्यटन भी नहीं, यानी कि परिवार, समवयस्क और अध्यापक बालक के अधिगम विकास में सबसे योगदान देते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, ये बताना है आपको। नंबर ए ऑप्शंस अभिवृद्धि शारीरिक होती है, नंबर बी ऑप्शंस अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, नंबर सी ऑप्शंस अभिवृद्धि मापनीय होती है, नंबर डी ऑप्शंस अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बताइए साथियों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? वेरी गुड, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार विश्लेषण? कमेंट कीजिए साथियों। देखिए, निरीक्षण प्रक्रिया में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों की जांच का अध्ययन करता है। निरीक्षण में स्वयं का मूल्यांकन करना पक्षपातपूर्ण होता है, इसलिए निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है साथियों, तो इसमें दूसरे के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? यह एक वैज्ञानिक विधि है, ये विधि बहुत जटिल होती है, ये सरल और सस्ती होती है, ये कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। वेरी गुड, ये विधि बहुत जटिल होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? क्या सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं? नंबर सी ऑप्शन सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, या डी ऑप्शन सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं? देखिए साथियों, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये सिद्धांत गलत है, क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के अभिन्न अंगों से आए परिवर्तनों के संगठन से है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये राइट है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ये भी सही है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, यानी विकास अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते, उतराव चढ़ाव होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विकास की ओर बढ़ता है। विकास किस तरफ बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या साधारण से आसान की ओर? बताइए साथियों। देखिए, एक नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को समान रूप से चलाता है। समझ में आया साथियों?
तो इसीलिए विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अरे मैं भैया अपने आप से प्रेम करता हूँ, तो क्या इसके लिए आत्म केंद्रित प्रवृत्ति कहेंगे, या अहंकारी प्रवृत्ति कहेंगे, या भैया नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहेंगे, या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति कहेंगे? देखिए आपको मैं बताता हूँ, फ्राइड जो थे उन्होंने पौराणिक कथा के आधार पर स्व प्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म का मतलब होता है आपको प्रेम करने की प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया। पौराणिक कथा में नार्सिसिस्ट नामक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया है। इस तरह की भावना शिशु में उच्च स्तर की होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? ऑप्शंस ए अंतः संबंधित, या निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या अंतः क्रिया का सिद्धांत। साथियों विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, यानी मनुष्य कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत सीखता रहता है तथा उनमें से कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता, बल्कि कोई धीरे यानी उतराव चढ़ाव ये ग्राफ में हमें दिखते रहते हैं। ठीक है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती हैं? कमेंट कीजिए साथियों। ये आपके एक फ्रायड वैज्ञानिक थे, उन्होंने ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में बताया। ठीक है, ये अवस्था 3 वर्ष से लेकर 4 या 6 वर्ष तक के अवधि में उत्पन्न होती है। ओडिपस ग्रंथि जो होती है वो साथियों लड़कों में पाई जाती है। ओडिपस ग्रंथि की वजह से लड़के अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करते हैं, और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है वो लड़कियों में पाई जाती है। इसीलिए लड़कियां जो हैं अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती हैं। तो ये ग्रंथियां जो होती हैं वो किस अवस्था में उत्पन्न होती हैं? मैंने आपके लिए एज भी बता दी। तो ये क्या हो जाएगा साथियों? शैशवावस्था में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से गुण होते हैं? कमेंट कीजिए साथियों। इन्हीं गुणसूत्रों से ही लिंग का निर्धारण होता है। तो सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मकता, नंबर बी ऑप्शन स्थिर, नंबर सी ऑप्शन प्राथमिकता, या नंबर डी ऑप्शन गौड़। कमेंट कीजिए। वेरी गुड। यानी देखिए वंशानुक्रम या आनुवंशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को कहाँ से मिलते हैं? ये अपने माता पिता से मिलते हैं, जो कि कैसे होते हैं साथियों? आप बताइए। देखिए वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है। कैसे मिलती है? वातावरण के प्रभाव से। इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम जो है वो भैया स्थिर है। आनुवंशिकता कैसी है? स्थिर है, यानी कि ये हमें अपने माता पिता से प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार एवं वातावरण से, नंबर वी ऑप्शन वातावरण एवं जीव विज्ञान से, नंबर सी ऑप्शन वातावरण एवं पालन पोषण से, नंबर डी ऑप्शन आनुवंशिकी एवं वातावरण से। देखिए साथियों, प्रकृति शब्द जो है व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना से संबंधित है, जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, और पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है। ठीक है साथियों, जिसमें व्यक्ति
वृद्धि एवं विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान है, किंतु वर्तमान में ये विवाद तेजी से उत्पन्न हुआ है। व्यक्ति के व्यवहार पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है? यही विवाद प्रकृति पोषण विवाद के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आनुवंशिकी एवं वातावरण हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, तथा कि विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ए ऑप्शंस खोज या पोषण, नंबर बी ऑप्शंस चुनौतियां और सीमाएं, नंबर सी ऑप्शंस वंशानुक्रम पर्यावरण, नंबर डी ऑप्शन स्थिरता और परिवर्तन। कमेंट कीजिए साथियों। देखिए, बालक के संपूर्ण व्यवहार की पुष्टि जो है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। ये किसने बताया? मार्श एवं विगो। कौन थे साथियों? मार्श एवं विगो। ठीक है साथियों, मानव व्यवहार की प्रकृति विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण अन्योन्य क्रिया का फल होता है। इसलिए वंशानुक्रम तथा पर्यावरण विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर वंशानुक्रम और पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल क्या है? क्या समानता, नंबर बी ऑप्शन निरंतरता, नंबर सी ऑप्शन वंशानुक्रम, नंबर डी ऑप्शन युत्सा। अभी मैंने आपके लिए बताया कि आनुवंशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संरक्षण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है साथियों, इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण होता है। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। ये हमारे वैज्ञानिक वीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति का जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो इसीलिए ये किसका रूप है साथियों? वंशानुक्रम का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। साथियों, पूरी वीडियो में मैंने आपसे नहीं कहा आप इतना तो कंजूसी मत कीजिए, एक तो लाइक बनता है इतनी मेहनत के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए साथियों और शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है? क्या आंखों का रंग, नंबर बी ऑप्शन सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, नंबर सी ऑप्शन समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। एक वैज्ञानिक थे हमारे गाल्टन। कौन साथियों? गाल्टन। ठीक है साथियों, इन्हें सृजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सृजन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है साथियों, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, यानी वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, समाजीकरण क्या है ये बताना है आपको। आप ऑप्शंस पढ़िए, तब तक मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, आनुवंशिकता के कारण क्या होता है? आँखों का रंग, ठीक है, नीला या अन्य प्रकार का हो सकता है। जबकि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न वातावरण के कारण प्रभावित होता है। इसीलिए सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन होता है। ये एक समाजीकरण है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? क्या परिवार की इको क्लब, क्या सार्वजनिक पुस्तकालय या भैया स्वास्थ्य क्लब? कमेंट कीजिए साथियों, तब तक इसकी व्याख्या मैं बताता हूँ। देखिए, व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूल हो समाजीकरण कहलाता है। अर्थात समाजीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा संस्कृति को
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित किया जाता है। इसके माध्यम से मानव अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों, लोकाचारों, आदर्शों, ये क्या है, सब सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। ठीक है साथियों, जिसके द्वारा मानव को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। तो परिवार क्या है? एक एक्टिव एजेंसी है साथियों। कैसी है? एक्टिव एजेंसी है। सार्वजनिक भी एक एक्टिव, पुस्तकालय भी एक्टिव एजेंसी है। स्वास्थ्य क्लब भी एक एक्टिव एजेंसी है। ठीक है साथियों, इको क्लब भी एक एक्टिव एजेंसी है, लेकिन स्वास्थ्य क्लब क्या है? एक निष्क्रिय एजेंसी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, नहीं सॉरी साथियों, सार्वजनिक पुस्तकालय होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो निष्क्रिय एजेंसी है। परिवार से भी कुछ ना कुछ सीखता है, इको क्लब से भी कुछ ना कुछ सीखता है, स्वास्थ्य क्लब से भी, लेकिन एक सार्वजनिक पुस्तकालय है उससे एक औपचारिक तरीके से ही सीखता है, और इन चीज़ों से अनौपचारिक तरह से बच्चा सीखता है। इसीलिए सार्वजनिक पुस्तकालय एक निष्क्रिय एजेंसी है सामाजिकरण की। ठीक है साथियों, अगला लास्ट क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से एक उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। नंबर बी ऑप्शंस, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। देखिए साथियों, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये मैंने अभी पीछे आपको बताया, जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। विकास कई प्रकार से होता है। शारीरिक विकास होता है, ठीक है साथियों, सामाजिक विकास भी होता है, शैक्षिक विकास भी होता है। ठीक है साथियों, यानी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है साथियों, 30 क्वेश्चन थे इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि पर डे आपके लिए वीडियो में लाता रहूं। जय हिंद साथियों।